आज इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर 76 जो है वो आपका एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाए और वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में आ सकते हैं, जो आपको एग्जाम में लिखने हैं या आपको BCQs क्लियर करने हैं आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से, वो इस एक वीडियो में हम सारे के सारा कवर कर दें ताकि ज़्यादा वीडियो लेंदी ना हो और ज़्यादा वीडियोज़ ना बने और आपका एंडोक्राइनोलॉजी जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो इस वीडियो में जितने भी ग्लैंड्स हैं वो जितने भी ग्लैंड्स होते हैं आपके पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं, इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्या बताना चाह रहा है कि आपको जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, उसको हम हाइपोफिजियल ग्लैंड भी कहते हैं। ये बहुत छोटा होता है, इसका डायमीटर होता है 1 सेंटीमीटर का और जो इसका वजन होता है वो 0.5 से 1 ग्राम तक का होता है। और ये आपका एक बोन के अंदर जो है ना, आपके बोन की बेस के अंदर एक बोनी कैविटी होती है जिसको हम कहते हैं सेला टर्की का, उसके अंदर जो ये मौजूद है। बाज़ लोग इसको सेला टर्सिका कहते हैं, कुछ टेला टर्की का कहते हैं, हम सेला टर्की का बोलते हैं। तो आप जो बोलते हैं वो आप बोल सकते हैं, इस चीज़ में मत जाइएगा कि प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस बाय द पिट्यूटरी स्टॉक, ये जो आपका हाइपोथैलेमस होता है वो आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो आपके हाइपोथैलेमस से एक पिट्यूटरी स्टॉक के ज़रिए जो है वो कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये स्टॉक होती है यहाँ पे, इसके ज़रिए कनेक्टेड होता है। अगर ये चीज़ आपको थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि पिक्चर्स यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो जूम इन करके इन्होंने जो है वो दी हुई है, तो ये पिक्चर में भी आपको थोड़ी सी हेल्प कर दे। ये है आपका इतना बड़ा सारा ब्रेन और इसमें ये इतना सा पोर्शन जो है ये है आपका हाइपोथैलेमस, और जो नीचे छोटे से जो है वो आप देख सकते हो ना, इतने बड़े ब्रेन, उसके अंदर ये कितनी सी चीज़ें, तो ये 1 ग्राम की ही होगी, इससे बड़ी तो हो नहीं सकती। तो इसके अंदर ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी, वो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी बड़ा होता है क्योंकि इसके अंदर 5 ग्लैंड सीक्रेट हो रहे होते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो छोटा सा होता है। तो मतलब इसके अंदर भी थोड़ा सा ये सीन है, ठीक है। अब ये इस पोर्शन को यहाँ पे जूम इन किया हुआ है बुक की तरह। तो यहाँ पे जो इन्फिनेबलिन जहाँ पे लिखा हुआ है ना, इससे थोड़ा सा ऊपर जो है वो आपकी हाइपोफिजियल स्टॉक होती है जिससे जो है ये कनेक्टेड हो रहा होता है। इसके बीच वाले एरिया को हम कहते हैं पार्स इंटरमीडिया, ए वेस्कुलर पार्ट होता है, इसको हम पार्स इंटरमीडिया कहते हैं। ये ह्यूमंस के अंदर कम डेवलप होता है और जानवरों के अंदर, एनिमल्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा डेवलप होता है और वहाँ पे जो है उसका जो काम है वो बहुत ज़्यादा होता है। हमारे अंदर इसकी काम की इतने फंक्शन की ज़रूरत नहीं होती, तो हम ह्यूमंस में जो है वो कम डेवलप्ड होता है। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो आपका एम्ब्रियोलॉजिकली आपका एंटीरियर, बल्कि इसके पहले 2 नाम पढ़ लेते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडिनो हाइपोफिसिस भी कहते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरो हाइपोफिसिस भी कहते हैं। न्यूरो हाइपोफिसिस कहने का क्या रीज़न है मैं आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ। और A फॉर एडिनो हाइपोफिसिस और A फॉर एंटीरियर पिट्यूटरी, तो आपको ये नाम इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात करें, एम्ब्रियोलॉजिकली जो है आपको पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो आपके डिफरेंट एपिथेलियम से बना हुआ होता है। आपका जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है वो फ्रेंजियल एपिथेलियम से बना होता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरल टिश्यूज़ की रिग्रोथ की वजह से बना होता है। अब ये चीज़ आपको यहाँ पे इजीली समझ में आ जाएगी। ये है आपका एम्ब्रियो फीटल लाइफ के अंदर। ये मैंने आई बनाने की कोशिश की है ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ये आपका आगे वाला हिस्सा है, पीछे वाला हिस्सा। यहाँ पे होता है आपका माउथ, यहाँ होगा फेरेंक्स, यहाँ इसोफेगस, यहाँ स्टमक, और ये पीछे वाला हिस्सा है तो यहाँ पे होगी आपकी स्पाइनल कॉर्ड होगी, आपके नर्व्स होंगे, ठीक है। तो अब ये है हाइपोथैलेमस छोटा सा और ये है एंटीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, सही है। तो अब आपके आगे जो है इसके करीब तरीन जो हिस्सा है वो है फेरेंजियल फेरिंग्स का, ठीक है। तो यहाँ पे जो फेरेंजियल टिश्यूज़ होंगे, फेरेंजियल सेल्स जो होंगे, फेरेंजियल एपिथेलियम जो होगा उसकी कंटिन्यूएशन से आपका एंटीरियर पिट्यूटरी बनेगा। और क्योंकि पीछे की तरफ जो है वो आपके नर्व्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह हैं, तो जो पीछे के जो न्यूरल टिश्यूज़ होंगे उनकी आउटग्रोथ से बनेगा आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो इसका जो नाम, दूसरा नाम जो हमने पढ़ा है ना अभी कि न्यूरो हाइपोफिसिस, वो फिर दूसरा नाम इस वजह से है। तो ये अगर चीज़ पिक्चर आपके जहन में रह गई तो आपको एपिथेलियम का जो कॉन्सेप्ट है ना वो इजीली समझ में आ जाएगा। ये इतनी सारी चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं उसमें यही चीज़ें समझाना चाह रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। अब आगे ये क्या कह रहा है कि आपका द ओरिजिन, ओके ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास 6 मेजर पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं प्लस सेवरल अदर हार्मोन्स जिनकी कम इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन वो भी इसमें से सीक्रेट हो रहे होते हैं। जो इम्पॉर्टेंट होते हैं मतलब उसका सिर्फ ये है कि यानी अगर वो सीक्रेट ना हो तो हमारी डेली रूटीन में कोई प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। तो यहाँ पे ये चीज़ बार बार रिपीट होती रहेगी, लेकिन उससे पहले ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आपका जो जितने भी एंटीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जितने भी हार्मोन सीक्रेट होंगे वो सारे, उनको जो स्टिमुलस मिलेगा वो हाइपोथैलेमस से मिलेगा। और ये जो हार्मोन सीक्रेट हो रहे होते हैं ये इनमें बनते नहीं हैं, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर बनते नहीं हैं, सीक्रेट यहाँ से होते हैं। बन रहे होते हैं वो पैरावेंट्रिकुलर, जो आपका जो हाइपोथैलेमस है इसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, उनके अंदर जो है वो पैरावेंट्रिकुलर और वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई होते हैं
उसके अंदर वो बनते हैं और वहीं से स्टिमुलस जाता है इसके अंदर, और इसके अंदर से वो सिर्फ सीक्रेट होते हैं, पड़े हुए होते हैं, बनते वहाँ पे हैं, यहाँ स्टोर होते हैं, और जब स्टिमुलस जाते हैं तो यहाँ से सीक्रेट हो जाते हैं। तो आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक सिस्टम, और एंटीरियर पिट्यूटरी को हम कहते हैं कि ये हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम है। अब ये चीज़ जो हमने यहाँ पे पढ़ी है कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो न्यूरल सेल्स का जो है वो कंटिन्यूएशन होता है। तो यहाँ पे जो सिग्नल्स लेके आने वाला जो काम है ना वो सारा आपके नर्व्स कर रही होती हैं, यानी कोई स्टिमुलस जो है वो कोई हार्मोन लेकर नहीं आता। जैसे हमने पढ़ा है कि कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो एक जगह से सीक्रेट होते हैं, दूसरी जगह पर जाकर जो वो अपना काम करवा देते हैं और एक्टिवेशन करवाते हैं दूसरे हार्मोन की, या कुछ ऐसे होते हैं जो जिनको हमने पढ़ा था कि न्यूरो हार्मोन्स होते हैं, जो इनको सीक्रेट कौन करवाता है, न्यूरॉन्स। तो ये जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो न्यूरो हार्मोन है, इसको सीक्रेट कौन करवाता है, न्यूरॉन। क्यों? क्योंकि ये जो न्यूरल टिश्यूज़ है उसकी कंटिन्यूएशन से बना हुआ है, उसकी आउटग्रोथ की वजह से बना हुआ है। तो यहाँ पे जो सिक्रेशन होगी वो एक पूरा नर्वस ट्रैक सिस्टम बना हुआ होगा, उसके थ्रू ये आपके हाइपोथैलेमस से आएंगी, हाइपोथैलेमस से नर्व्स आएंगी और आकर जो है वो इसको स्टिमुलेट कर देंगी और ये अपना काम कर देगा। तो ये जो नर्व्स का जो सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं ट्रैक सिस्टम। जबकि आपके जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है उसको जो है वो जिस तरह हमने पढ़ाई कि फ्रेंजियल टिश्यूज़ फ्रेंजियल एपिथेलियम की कंटिन्यूएशन होती है, तो यहाँ पर जो है वो पोर्टल सिस्टम काम कर रहा होता है, यानी ये पूरी नर्व्स आर्टरी वेव्स का एक पूरा जाल होता है, वेव्स का नर्व्स आर्टरी का पूरा जाल होता है जो इस पर काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो है इसकी सिक्रेशन होती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर 2 ग्लैंड्स होते हैं, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन का दूसरा नाम एंटीडायरेटिक हार्मोन भी है। इसके ये चीज़ में चलें आपकी यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, तो आपको आगे वीडियो में मतलब आगे चैप्टर में जो है डिटेल नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि आप ऑक्सीटोसिन नाम से साफ पता चल रहा है ये आपकी यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ड्यूरिंग डिलीवरी। ये सीक्रेट होता है तो लेबर पेन होती है और आपका यूट्रस सिकुड़ जाता है और डिलीवरी इनिशिएट हो जाती है और बेबी जो है वो बाहर आ जाता है। जबकि और दूसरा इसका काम ये होता है कि जब बेबी जो है वो बर्थ उसका हो गया, उसके बाद उसके फूड को जो उसका फूड जो बन चुका होता है, जिसका जो प्रोलैक्टिन जो है वो फूड को यानी मिल्क की सिक्रेशन कराता है, मेमरी ग्लैंड्स को डेवलप करता है, दूध बन गया। अब उसको जो बाहर निकलना है ना, जो उसका इजेक्शन है यानी बनाने का सारा काम प्रोलैक्टिन करता है जो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में है, लेकिन जो सिर्फ उसकी जो इजेक्शन का काम है ना वो ऑक्सीटोसिन करता है। और बेबी जैसे सकलिंग इफेक्ट देता है वो ऑक्सीटोसिन जो है वो जो मिल्क होता है वो उसको बाहर लेकर आता है और बेबी को जो है वो न्यूट्रिशन देता है। वेसोप्रेसिन का काम क्या है? इसका एक नाम है वेसोप्रेसिन, दूसरा नाम है एंटीडायरेटिक। तो वेसोप्रेसिन और एंटीडायरेटिक इनके नाम से जो है इसके 2 फंक्शन पता चल जाते हैं, 2 नाम है 2 फंक्शन पता चल जाएंगे। वेसोप्रेसिन क्या करता है कि वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में जो है ना ये डिटेल्स दी हुई हैं, कहीं आप ये समझें कि चैप्टर रह गया और ये हमने ऐसे ही पढ़ लिया, नहीं तो ये आपके चैप्टर के अंदर लास्ट में है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ये रहा एंटीडायरेटिक हार्मोन और इसके यहाँ पे दूसरा नाम भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर जो आपका एंटीडायरेटिक हार्मोन होता है उसका क्या काम होता है कि अगर आप 2 नैनोग्राम्स का कोई इंजेक्शन किसी ह्यूमन को लगा दें ADH का, तो क्या होगा कि उसकी जो यूरिन होगा ना मतलब अगर कोई हद से ज़्यादा यूरिन कर रहा है, मतलब पानी पी रहा है, फ़ौरन से जा रहा है और उसकी जो किडनीज़ हैं वो जो पानी है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रही, रोक नहीं रही, तो अगर आप ये 2 नैनोग्राम्स का लगा देंगे ना उसको, तो ये वाटर कंजप्शन जो है उसकी यूरिन जो बॉडी के अंदर वो बढ़ जाएगी और यूरिन जो है वो कम जो है वो पास होगा, यानी वो कंट्रोल भी कर सकेगा और यूरिन बॉडी में रुक भी जाएगा। और दूसरा सीन इसका ये है कि अगर आपको किसी भी रीज़न से आपकी बॉडी के अंदर 15 से 20% ब्लड जो है वो सडनली लॉस हो गया है किसी एक्सीडेंट के सीन में, किसी कोई बड़ी प्रॉब्लम में, तो क्या करता है एंटीडायरेटिक हार्मोन आपका हाइपोथैलेमस इसको सिक्रेट करवाता है कि भाई जल्दी जाओ, हमारे बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड लेवल बहुत कम हो गया है, कंसनट्रेशन बहुत कम हो गई है, तो इसको नॉर्मल करो वरना ये मर जाएगा। तो उसको नॉर्मल करने के लिए क्या करता है, ये बॉडी में ब्लड फ्लूइड ढूंढता है जाके पानी, तो जो यूरिन के लिए जो जमा किया हुआ होता है ना एक्सक्रीट करने के लिए, ये जाके उसको ऑन द स्पॉट जो है वो ट्यूबुलर सेल साइटोप्लाज्म मतलब छोटे छोटे जो है वो फॉस्फोराइलेशन स्टार्ट करवाते हैं, छोटे छोटे से परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर थोड़े से वेजिकल्स क्रिएट कर देता है ऑन द स्पॉट विद इन 5 to 10 मिनट्स। और वो वेजिकल्स क्या करते हैं कि आपका जो यूरिन है चाहे वो मतलब सीक्रेट होने वाला ही हो यानी सीक्रेशन होने के लिए पहुंच भी चुका हो ना ब्लैडर तक, तो वहाँ से भी जो है वो इसको एब्जॉर्प्शन करवा के और आपके ब्लड के साथ यानी पानी अगर मिल जाएगा ब्लड के अंदर तो जो कंसंट्रेशन है जो यूरिन लॉस हो गया है वो पूरी हो जाएगी।
ठीक है। तो उस यूरिन को रीअब्जॉर्ब करवा के आपके ब्लड के अंदर आपका जो ब्लड लेवल है उसको मेंटेन करता है, और किसी हद तक ये बेचारा कोशिश करता है कि आपकी जान बच जाए जब तक कोई बाहर से मदद आए, ठीक है। अब इसकी रेगुलेशन इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि अगर ये रेगुलेशन इसकी सही तरीके से नहीं हुई, अगर ये हद से ज़्यादा सीक्रेट हो गया तो यूरिन आप पास करेंगे ही नहीं, ये भी एक प्रॉब्लम है ना कि यूरिन आएगा ही नहीं। और ये हद से ज़्यादा सीक्रेट हो, अगर ये सीक्रेट नहीं हुआ तो सारा जो है वो यूरिन बॉडी से, पानी जो है वो बॉडी से निकल जाएगा और कमी हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी सर्कुलेशन भी बहुत ज़रूरी है। स्टिमुलस, इसका स्टिमुलस जो है इसका जो आपका ब्रेन है ना उसके पास जहाँ पर ये न्यूरॉन रिसेप्टर्स होते हैं इसके, उसी के पास, उसके थोड़े से करीब जो वो ऑस्मो रिसेप्टर्स भी पड़े होते हैं। तो अगर आपके सेलुलर फ्लूइड हद से ज़्यादा हो गया है ना ब्लड के अंदर, तो ये इनहिबिटरी इफेक्ट आ जाते हैं इसके। ये क्या करता है कि मतलब सॉरी, अगर आपकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो ज़्यादा हो गया तो ADH की सिक्रेशन हो जाती है, और ये क्या करता है कि वो जो सारा फ्लूइड है उसको जो है वो बॉडी से जो है वो निकाल देता है यूरिन की शक्ल में, ठीक है, अपना काम करना बंद कर देता है। और जब कम हो जाता है यही फ्लूइड आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, तो ये क्या करता है कि उसको, मतलब ये एंटी डायरेटिक हार्मोन इनहिबिटरी भी होता है और स्टिमुलेटरी भी होता है। स्टिमुलेट जब होता है जब इस फ्लूइड हद से ज़्यादा, मतलब जो है वो आपका फ्लूइड जो है वो बहुत कम रह गया है। और जब इनहिबिट कब होता है कि जब आपको ऑलरेडी जो है वो फ्लूइड की ज़रूरत है और फ्लूइड है नहीं, और वो बॉडी अगर मज़ीद सीक्रेट कर देगी तो आपको नुकसान पहुंचेगा। तो तब जो है इनहिबिट हो जाता है, सीक्रेट तब होता है जब पानी हद से ज़्यादा यानी वो हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई। आगे ये क्या कह रहा है कि इसका दूसरा नाम जो है वो वेजो कंस्ट्रिक्टर भी है। वेजो कंस्ट्रिक्टर से मुराद ये है कि ये आपकी, एक तो ये क्या करता है कि आपका यूरिन जो है उसको जो है वो रोक लेता है, उसकी सीक्रेशन को, और पानी को जो है वो रीअब्जॉर्ब करवा के, और वाटर जो है वो आपके बकाया जो ब्लड बचा कुछ है बॉडी में उसमें मिक्स करके आप कोशिश करता है कि ब्लड को पूरा करे, ब्लड की जो नीड है। दूसरा ये क्या करता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। अभी ऐसे वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं हो जाती, वेजो कंस्ट्रिक्शन का एक पूरा प्रोसीजर होता है। जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर 15 से 20% ब्लड जो है वो लॉस होता है, तो आपकी जो वेसल, जो आपकी आर्टरीज होती है ना, जो ब्लड वेसल्स जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर लगे होते हैं रिसेप्टर्स। जब वो आर्टरी अच्छे तरीके से उनके प्रेशर के अंदर होती हैं तो वो क्या करती हैं कि उनके अंदर से जो है ना कोई भी स्टिमुलस नहीं जाता। लेकिन जैसे ही वो प्रेशर, आर्टरीज़ मुकम्मल तौर पे भरी हुई नहीं है और अचानक से प्रेशर कम हो गया है और आर्टरीज़ जो है वो लूज़ हो गई, यानी अगर भरी हुई होगी तो बिल्कुल टाइट सी होगी ना, बिल्कुल फिट होगी। लेकिन अगर उसके अंदर से प्रेशर कम होगा तो वो बिल्कुल जो है वो ढीली पड़ जाएगी। उसके अंदर जो एक रिसेप्टर लगा हुआ होता है, जैसे ही उसको लगता है कि मेरे अंदर जो है वो प्रेशर कम हो रहा है तो वो स्टिमुलस देती है आपको आपके हाइपोथैलेमस को, और वहाँ से वो क्या करता है कि वेसोप्रेसिन रिलीज़ करता है और आपकी वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। और जैसे ही वेजल कंस्ट्रिक्ट होगी तो हमें पता है कि वेजल कंस्ट्रिक्ट होने से ब्लड का जो प्रेशर है ना, मतलब अगर वेजल चौड़ी है तो ब्लड प्रेशर को जो है वो कम करेगी, और अगर वेजल इस तरीके से जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो गई है तो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगी। और अगर आपके बॉडी के अंदर पहले ही फ्लूइड कम है तो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा के वेजोप्रेसिन क्या करता है कि आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब जो हमने ऑक्सीटोसिन का हमने पहले से ही पढ़ लिया कि क्या करता है कि ये यूट्रस की जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, और जो फीमेल्स हैं ना उनके अंदर जो है बेबी का बर्थ कॉज करता है। दूसरा हमने पढ़ लिया कि मिल्क को एक्सप्रेस करता है, एल्विलाई से निकालता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसकी बेसिक चीज़ें जो इस चैप्टर में आपको एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में कौन कौन से ग्लैंड होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी में अगर आप मुँह ज़ुबान याद कर लें, पहले तो हम पढ़ते हैं कि आपके एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर ना मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स होते हैं। यानी इसके अंदर जो है चलिए अगर पेन तो मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इसने मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन सीक्रेट करने होते हैं। अब एक किस्म का सेल जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 5 कलर्स जो है वो चाहिए, ठीक है। तो अब एक ही ट्यूब के अंदर से तो पांचों कलर नहीं निकलेंगे ना। येलो ट्यूब में से येलो निकलेगा, ग्रीन ट्यूब में से ग्रीन निकलेगा, पिंक ट्यूब में से पिंक कलर निकलेगा। जिस तरीके से मुझे मार्कर चाहिए, जो कलर मैं चूज़ करूँगी वही निकलेगा ना। तो इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सेल होते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स को सीक्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में भी कुछ इस तरीके का होता है। ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि जो हार्मोन्स हैं ये हाइपोथैलेमस के अंदर बनते हैं। हाइपोथैलेमस में कौन सी जगह पर बनते हैं? हाइपोथैलेमस में ये जगह है पैरावेंट्रिकुलर
न्यूक्लियस और सुप्रा ऑप्टिक में नाम गलत ले रही, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। जो आपका सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है वो आपका वेसोप्रेसिन, जबकि आपका पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो है वो आपका ऑक्सीटोसिन जो है वो उसको जो है वो सिक्रेट करवाता है। ये यहाँ पर बनता है और यहाँ पर जाके जमा होता है और यहाँ पे जो है वो नर्व्स जाके, और जो हमने ट्रैक सिस्टम पढ़ा था पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, वो जाके इसको स्टिमुलेट करती हैं और आपका जो हार्मोन है वो सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। जबकि आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर पूरा एक वेन आर्टरीज का पोर्टल सिस्टम होता है जो ये काम करवा रहा होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, तो उनके मुख्तलिफ किस्म के काम होते हैं। तो कौन से सेल होते हैं प्रिसाइजली यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें 5 किस्म के सेल होते हैं, क्योंकि 5 टाइप के हार्मोन सीक्रेट होने होते हैं। पहला होता है सोमेटोट्रॉप्स। सोमा का मतलब होता है बॉडी सेल्स, तो जिससे हमारे जो बहुत क्लियरली पता चल जाता है कि सोमेटोट्रॉप्स कहाँ पर होंगे, हमारे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन में। कोर्टिकोट्रॉप्स, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन नाम जो है वो मिलता जुलता पता चल जाता है। थायरोट्रॉप्स, थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। गोनेडोट्रॉप्स, गोनेडोट्रोपिक। और इलेक्ट्रोट्रॉप्स जो है प्रोलेक्टिन के लिए, तो नाम से बड़ा क्लियरली पता चल जाता है। अब यहाँ पे ये इतना सा बताना चाह रहा है कि हमारे जितने भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं ना, उसमें से 30 से 40% जो मतलब हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर जितने भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं उसमें से 30 से 40% जो है वो सोमेटोट्रॉप्स सीक्रेट होते हैं, यानी ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट हो रहे होते हैं। और 20% जो है कोर्टिकोट्रॉप्स, और बाकी थोड़ी सी क्वांटिटी में बाकी सारे सीक्रेट होते हैं, क्योंकि सोमाट्रॉप्स और कोर्टिकोट्रॉप्स जो है वो उनकी नीड ज़्यादा होती है, इसलिए ये ज़्यादा सीक्रेट होते हैं। और ये लाइफ के एक पोर्शन में, यानी प्रोलैक्टिन मिल्क इंजेक्शन का जो काम है वो पूरी ज़िंदगी तो नहीं चलता ना, एक मखसूस वक्त के लिए ये काम हो रहा होता है। इसलिए बाकी हार्मोन्स का भी इसी तरीके का सीन है कि एक मखसूस वक्त के लिए इनका काम चल रहा होता है, इसलिए बहुत कम क्वांटिटी में सीक्रेट होते हैं, जबकि ये पूरी लाइफ टाइम काम कर रहे होते हैं, इसलिए इनकी सीक्रेशन भी जो है वो ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन सेल बॉडीज ऑफ हार्मोन्स, जो हमने बात पहले की कि पैरावेंट्रिकुलर और सुप्रा ऑप्टिक के अंदर जो है वो आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बन रहे होते हैं, और वहाँ पे से सिर्फ जो है एक सिग्नल के थ्रू वो सीक्रेट हो रहे होते हैं। यहाँ पे जितनी भी बातें हैं वो हम कर चुके हैं। हम अब क्या करते हैं कि हम जितने एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के 2 हार्मोन से दोनों हमने पढ़ लिए हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी का एक हार्मोन जिसको हम कहते हैं हाइपोफिजियल, और ट्रैक सिस्टम और पोर्टल सिस्टम भी मैंने आपको बहुत प्रिसाइजली इसका भी क्लियर कर दिया। तो हम क्या पढ़ते हैं कि ग्रोथ हार्मोन पढ़ते हैं। ग्रोथ हार्मोन का अगर आपको सिस्टम पता चल गया तो बाकी सारे जो हार्मोन्स हैं उनका भी समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाकर जो है ना उनको भी जो है वो क्लियर कर देंगे कि वो उसमें क्या बात हो रही है। तो ग्रोथ हार्मोन की मैं आपको पहले इसके अंदर जो भी बात है वो इतनी समझनी है आपको कि इसके अंदर सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स होते हैं। सोमेटोट्रोपिक यानी ग्रोथ करवाने के लिए। अब ग्रोथ हार्मोन इधर ये भी लिखा हुआ है कि इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक चूहे को उन्होंने एक की नॉर्मल ग्रोथ होने दी और दूसरे को उन्होंने लगाना शुरू कर दिए ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शंस। ठीक है, अब उससे क्या हुआ ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन से कि इन्होंने चेक किया कि एक टाइम बाद, कुछ टाइम के बाद जो नॉर्मल चूहा जो था उसकी ग्रोथ जो है वो इस ग्राफ पर हुई। उसकी जो वेट और हाइट थी वो इस तरीके से इंक्रीज़ हुई, यानी ये आप हाइट और वेट का जो है वो लेवल देख सकते हैं। जबकि जिसको उन्होंने ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन दिए थे डेली, उसकी हाइट भी नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा हुई और उसका वेट भी नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा हुआ। दिस इज़ द रीज़न हमारे यहाँ पहले जो है वो बॉडी बिल्डर्स जो है वो ग्रोथ हार्मोन लगवाते थे, लेकिन इसके कुछ शदीद साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जो मैं आपको कुछ एक्टर्स का, जैसे खली है, उसको भी जो है वो इसका समझ लिया ग्रोथ हार्मोन का साइड इफ़ेक्ट ही है। अब उसने लगवाया था, ये उसको नेचुरली हो गया पता नहीं, लेकिन ग्रोथ हार्मोन के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात है जो आपको याद रखने की है कि जो बाकी हार्मोन्स होते हैं ना वो क्या करते हैं कि जहाँ उनका काम है ना एक जगह से निकले और दूसरी जगह पर जाकर जो है वो सीक्रेट होगा। मैंने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, लेकिन हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है वो निकलता एक जगह से है, लेकिन उसका जो असर है ना वो पूरी बॉडी के अंदर होता है। इस पैराग्राफ में ये बात हो रही है, इफ़ आई एम अनेबल टू फोकस। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो दूसरे हार्मोन्स होते हैं ना एक्सर्ट देयर प्रिंसिपल इफेक्ट ऑन स्टिमुलेटिंग टारगेट ग्लैंड्स, जबकि जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है वो जाके पूरी बॉडी पे इफेक्ट कर रहा होता है। कैसे कि इसको प्रोटीन की जो है वो डेवलपमेंट भी करवानी होती है और ये बोन को लंबा भी करवा रहा होता है। यानी यहाँ पे मकसद इसका ये है कि इसने अगर ग्रोथ करवानी है, इट्स अ ग्रोथ हार्मोन ना, तो इसको क्या करना है कि पूरी बॉडी की ग्रोथ करवानी है। यानी अब ये नहीं कर सकता कि सिर्फ जो है ना वो बोन ही लंबा होता चला जाए और गोश्त जो है वो हमारे मसल जो है वो वहीं के वहीं हैं। तो अब आप सोचेंगे कितना बुरा होता है कि हमारे पास जो है 10-12 साल की उम्र के मसल्स होते हैं,
और वो हमारी जो कद जो है वो बड़ा हो जाता है 20-25 साल के नौजवान जैसा, तो हम क्या लग रहे होते हैं, ठीक है। तो जिस हिसाब से हमारे बोन्स जो है वो बड़े होते की जो हाइट लंबी होती जाती है, लेंथ लंबी होती है, उस हिसाब से हमारी मसल्स भी जो है वो बन रहे होते हैं। मसल्स की भी जो है वो रिप्रोडक्शन हो रही होती है, प्रोडक्शन हो रही होती है, मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है। तो वो काम जो है वो ग्रोथ हार्मोन करता है, और ये सारा का सारा पूरी बॉडी में हो रहा होता है। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ हेड के अंदर हो रहा है या लेग्स के अंदर हो रहा है या बैक या एब्डोमेन के अंदर, सारी बॉडी के अंदर जो है ये काम बराबर से हो रहा होता है। तो आपका जो ग्रोथ हार्मोन है, एक तो ये काम करवाता है कि आपको बड़ा करता है। अब इसको ये बहुत सिंपल चीज़ नहीं है, ये थोड़ी सी इस तरह समझें कि अगर इसने आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ करवानी है तो इसको 3 चीज़ें चाहिए। पहला ही तो ये क्या करेगा कि आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा। प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा और दूसरा ये क्या करेगा, जो जितने भी जो ग्लूकोज आपकी बॉडी में बनेगा उसको जो है मतलब इस्तेमाल करने से रोकेगा और उसको रिज़र्व करेगा। और जो आपका फ़ैट होगा बॉडी में, जितना भी फ़ैट होगा उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करके ब्लड के थ्रू बॉडी के अंदर भेज देगा कि जो भी तुम्हें एनर्जी चाहिए फ़ैट से लो, प्रोटीन को हाथ मत लगाना, ये मुझे चाहिए, क्योंकि आपके जो मसल्स हैं वो प्रोटीन के बने हुए हैं, फ़ैट के नहीं बने हुए, ठीक है। और जो आपको एनर्जी चाहिए वो ग्लूकोज से चाहिए। तो जो फ़ैट है वो एक्सेसिव मटेरियल है, उल्टा आपको नुकसान ही पहुंचाता है, ठीक है। होती इसमें भी एनर्जी है, लेकिन ये इसका बेसिकली ग्रोथ हार्मोन का काम ही होता है कि जो आपके फैटी एसिड्स हैं उसको ब्लड में भेज दें, और जो सारा और कहे कि भाई जो एनर्जी चाहिए वो इससे लो, मुझे जो है वो ज़रा प्रोटीन को बचाने दो। अब प्रोटीन बचाना इतना ईजी नहीं है, मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि एक तरफ प्रोटीन बन रही है, ठीक है, यहाँ पे ये जो है वो सिक्रेशन भी लिखी हुई है, तो सिक्रेशन के साथ जो है वो डिक्रीज कैटाबॉलिज्म में अमाइनो एसिड प्रोटीन ऑफ प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है ना, तो ये मैं आपको ज़रा प्रिसाइज करके बता रही हूँ, ठीक है। तो अब ये प्रोटीन बचाना चाह रहे हैं कि प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। अब अगर ऐसा हो रहा है कि एक तरफ प्रोटीन बन रहा है, दूसरी तरफ प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड में टूटकर और बॉडी जो है उसको निकाले जा रही है, तो इसका प्रोटीन बनाने का फ़ायदा, तो ये क्या करता है कि एक तरफ तो प्रोटीन को बनाने में इसकी सिंथेसिस को प्रमोट करता है, दूसरा क्या करता है कि जो उसकी जो सिक्रेशन होती है, जो उसका कैटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस होता है कि प्रोटीन ब्रेक डाउन होकर बॉडी से निकल जाए, उसको भी कम करता है, उसको भी इनहिबिट करता है। उसको हम कहते हैं प्रोटीन स्पेयरर। इसलिए हम ग्रोथ हार्मोन को प्रोटीन स्पेयरर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है आपकी प्रोटीन का जो को ब्रेक डाउन करके अमाइनो एसिड में तब्दील करके बॉडी के अंदर यूटिलाइज होने से रोकता है, ठीक है। अब यहाँ पे छोटी सी और दूसरा काम ये क्या करता है कि आरएनए ट्रांसलेशन करवाता है और डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, जिसके ज़रिए आपका जो राइबोसोम्स है वो आपकी प्रोटीन की प्रोडक्शन को जो है वो बढ़ा देते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो ज़्यादा तादाद में आपको मिलती है। दूसरा क्या कि आपका जो ग्रोथ हार्मोन इन्हांसेस फैट यूटिलाइजेशन फॉर एनर्जी, तो क्या करता है कि अब इधर इसने प्रोटीन को जो है वो कैटाबोलाइज मतलब प्रोटीन को यूज़ होने से रोक दिया, ठीक है। अब कुछ तो इसको देना है, तो क्या करता है कि आपके जो फ़ैट हैं उसको एनर्जी के तौर पे यूटिलाइज़ करता है और आपके फ़ैट को जो है ब्लड में भेज देता है। अब अगर ये आपका नेचुरल प्रोसीजर है ना कि बॉडी का काम है कि आपके प्रोटीन को संभाले और फ़ैट को ब्लड के अंदर भेज के इस्तेमाल करवाए। अब बॉडी बहुत नेचुरली ईमानदारी से काम कर रही है कि सारा फ़ैट उसने ब्लड में भेज दिया है और आप यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, आप सुस्ते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज करके उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली मतलब हम देखते हैं कि जो हमारे मसल्स हैं वो नीचे होते हैं और फैट उसके ऊपर उसकी लेयर चढ़ी हुई होती है, ठीक है। वो इसलिए कि वो ब्लड में पड़ा हुआ होता है, वेट कर रहा होता है कि कोई मुझे इस्तेमाल करे, इस्तेमाल नहीं होता तो वो बेचारा वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप ज़रा सी भी एक्सरसाइज करेंगे तो आपका ब्लड जो फैट उसके अंदर पड़ा हुआ है ना उसको निकाल के बाहर कर देगा और आप जो हैं वो हेल्दी हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने ये बात पढ़ी कि ये मतलब फ़ैट को जो है फ़ैट हार्मोन्स को जो है वो क्या करता है, जितनी भी मतलब आपका फ़ैट होता है बॉडी को उसको फैटी एसिड में तब्दील करके बॉडी से निकालने के लिए करता है। लेकिन उसका एक नुकसान ये भी है कि आपको पता है जो आपका लिवर है वो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है एक्सक्रीटरी, जैसे कि जो हमने पढ़ा था कि हेमोग्लोबिन के अंदर से वो बिलिरुबिन की एक्सक्रीशन जो पड़ी हुई थी वो आपके लिवर के अंदर जाती है, और जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी भी। तो अगर आपकी बॉडी जो है वो सारा फ़ैट को यूटिलाइज़ कर रही है और ब्लड के अंदर फैटी एसिड भेजी जा रही है और आप उसको एनर्जी मद में कन्वर्ट करके यानी मेहनत करके जिम करके उसको ख़त्म नहीं कर रहे, तो वो क्या करेगी, जाके जमा हो जाएगी आपके लिवर के अंदर और आपका लिवर जो है वो फैटी लिवर हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कीटोजेनिक, ठीक हो गया।
ग्रोथ हार्मोन डिक्रीजेज कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन। अब अगर ये कार्बोहाइड्रेट की यूटिलाइजेशन को कम कर रहा है और ये क्या कर रहा है, इंक्रीज्ड ग्लूकोज प्रोडक्शन और ग्लूकोज की प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, तो साथ में इसको इंक्रीज इंसुलिन भी चाहिए। अब ज़्यादा ग्लूकोज हो गया तो ज़्यादा इंसुलिन चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है कि जो आपका पेनक्रियाज होता है ना, वो इंसुलिन सीक्रेट कर करके पागल हो जाता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि पेनक्रियाज इंसुलिन सीक्रेट कर भी रहा हो, इंसुलिन सीक्रेट करना बंद कर देता है, ठीक है। तो हमें इंसुलिन लगवानी पड़ती है, तो उसको हम कहते हैं टाइप 1 शुगर, टाइप 1 डायबिटीज़। और अगर आपका पेनक्रियाज जो है इंसुलिन सीक्रेट कर रहा है लेकिन ग्लूकोज इतना ज़्यादा क्वांटिटी में है कि उस इंसुलिन का कोई असर ही नहीं हो रहा, तो उसको हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। और जिसको हम जिसकी वजह जो ये किस वजह से होते हैं, ये भी एक रिएक्शन है ग्रोथ हार्मोन का, ग्रोथ हार्मोन के एक फंक्शन का, जो है ग्लूकोज की जो है वो रिज़र्व करने के लिए वो कर रहा होता है। अगर ये फंक्शन हद से ज़्यादा हो जाता है तो जो सेल्स होते हैं ग्रोथ हार्मोन के अंदर, जो डायबिटोजेनिक सेल्स जिनको हम कहते हैं, वो एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन करवा देते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। यानी ग्लूकोज हद से ज़्यादा सीक्रेट हो गया, अब इंसुलिन भी कुछ नहीं कर पा रही कि उसको जो है वो मतलब यूटिलाइज़ करवा सके। तो अब आपको जो है वो इंसुलिन अगर लगवा भी लें तो कोई फ़ायदा नहीं देगी, क्योंकि ग्लूकोज के ऊपर जो है उसका कोई असर नहीं हो रहा, उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो गई है। तो एक बीमारी हमने ये डिस्कस कर ली। अब आगे ये क्या चीज़ है यहाँ पे, नेसेसिटी ऑफ इंसुलिन फॉर कार्बोहाइड्रेट हार्मोन फेल टू कॉज ग्रोथ इन एनिमल्स एट दैट लैक एट पेनक्रियाज। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन जो है वो अपना असर उन जानवरों पर नहीं करता जिनके पास पेनक्रियाज नहीं होती। तो क्योंकि हमने 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस पढ़े हैं, उसके अंदर जो है वो ग्लूकोज भी है और इंसुलिन भी है, और जिसके अगर उसके अंदर पेनक्रियाज है ही नहीं तो वो इंसुलिन सीक्रेट करवा ही नहीं सकता, और ग्लूकोज जो है वो यूटिलाइज हो ही नहीं सकता, और ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हो रहा तो ग्रोथ हार्मोन काम नहीं करेगा। ठीक हो गया। ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट कार्टिलेज एंड बोन ग्रोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्या करता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो ऑस्टियोसाइट्स जो होते हैं ना, जो ग्रोथ फॉर्मिंग सेल्स जो होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट को ऑस्टियोजेनिक सेल में तब्दील करते हैं। क्या करते हैं, इंक्रीज डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन की डिपोजिशन बढ़ाते हैं। कैसे, कॉन्ड्रोसाइट्स को ऑस्टियोजेनिक सेल में तब्दील कर देते हैं। ऑस्टियोजेनिक सेल आपको पता है क्या होते हैं, सब बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। इंक्रीज रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ कॉन्ड्रोसाइट इनटू ऑस्टियोजेनिक सेल, चलो ये बात हमने कर ली। बोन ग्रोथ के 2 जो है वो मैकेनिज्म बता रहे हैं। पहला कौन सा है, रिस्पॉन्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेशन द लॉन्ग बोन्स ग्रो इन लेंथ एंड एपिफिजियल कार्टिलेजेस। जो आपके जो बोन होता है, इसके हमने पढ़ते हैं ना, एपिफाइसिस होता है और डायफेसिस होता है। तो जो आपका एपिफाइसिस होता है, जो बोन का ऊपर वाला पार्ट होता है, उसके अंदर जो कार्टिलेजिनस सिक्रेशन होती है उसको बढ़ा देता है, कार्टिलेजिस की सिक्रेशन को। और जो आपके बोन होते हैं, हम पढ़ते हैं कि जब हम छोटे होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ हमारे पास बहुत ज़्यादा बोन होते हैं, जब हम बड़े होते रहते हैं तो वो बोन आपस में एक दूसरे के अंदर जो है वो क्या कहना चाहिए कि बोन जो है वो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और फ्यूज़ होकर एक बोन बनाते हैं, और वो जो इसकी जो छोटे छोटे पीसीज जो वो आपस में जुड़ते हैं और जो बड़ा बोन बनाते हैं, उनके दरमियान जो है वो ऑस्टियोजेनिक सेल्स की वजह से जो सेल हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होकर और जो जुड़ते हैं और वो एक पूरा सेल बोन है वो बनाते हैं। तो जो उसकी ऑस्टियोजेनिक सेल जो ये काम करवाते हैं, उसकी जो है वो फॉर्मेशन यानी कॉन्ड्रोसाइट्स को जो है वो उसमें तब्दील करके ये वाला जो काम है कि आपके बोन की लेंथ बन जाए, वो छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो उनके अंदर जो बीच में गैप है उसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाए और जो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई होकर इस गैप को फिल करके उस बोन को इतना बड़ा लंबा सा बना दें, ठीक है। ये काम कब रुक जाता है, जब आप एडोलेसेंस पे जो है पहुंच जाते हैं, जब आप अडल्ट हो जाते हैं, ये काम तब रुक जाता है। लेकिन जो आपके मसल्स हैं ना, वो फिर भी जो है वो बनते रहते हैं, मल्टीप्लाई होते रहते हैं। यानी आपका कद मुकम्मल हो गया है, लेकिन आप मोटे भी हो सकते हैं, पतले भी हो सकते हैं, बाकी ऑर्गन्स आपके डेवलप होने होते हैं तो वो मज़ीद डेवलप हो जाते हैं। सेकंड क्या करता है कि ओस्टियोक्लास्ट यानी वो सेल्स जो जब भी आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की या प्रोटीन की कमी होती है तो आपके बोन के अंदर से जो ये सारी की सारी चीज़ें लेकर चला जाता है और अपनी कमी पूरी कर लेता है, ठीक है। हमें ये बात पता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ऐसा होता है कि बेबी के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, अगर कैल्शियम चाहिए, प्रोटीन चाहिए, तो वो क्या करता है कि हमारी बॉडी के अंदर से ले जाकर उसकी कमी जो है पूरी कर देता है बेबी को, भले बंदा जो है वो मरे, ठीक है। ये सीन है, ठीक है, भले बंदा मरे, उसने अपना काम पूरा करना होता है। तो ओस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं कि आपके बॉडी के अंदर जब भी आप प्रोटीन की या कैल्शियम या किसी चीज़ की कमी होती है तो वो जाके वहाँ से निकालेंगे बोन्स के अंदर से और ले जाके बॉडी को प्रोवाइड कर देंगे। तो ये दूसरा काम क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन आपके जो ये वाला काम है ना उसको कम करता है। यानी जैसे ही मतलब ऐसे कम नहीं करता कि बॉडी को नीड है और ये कह रहा है मैं नहीं दे रहा, नहीं,
ये क्या करता है कि जैसे ही बॉडी में आप वो चीज़ यानी प्रोटीन वगैरह कुछ लेते हैं तो वो उसको लाके इनको दे देता है कि भाई ले जाओ तुम और जाके अपना काम पूरा करो, इसमें से मत लो। या फिर वो क्या करता है कि इधर से ये लेके गया है उधर से वो लेकर आ जाता है, वापस इस बोन को दे देता है और पुराने बोन के अंदर जो डिपोजिशन होती है वो उसको कंप्लीट करते रहता है और बोन को जो है वो थिक करता रहता है। जब आपकी बोन लंबाई में मतलब बड़ी होना बंद हो जाती है तो फिर वो थिक होना शुरू हो जाती है। और अगर बोन थिक हो रही है तो अगर वो लंबी है और वो थिक हो रही है ऊपर से नीचे तक तो भी आपका थोड़ा सा कद बढ़ सकता है, क्योंकि अगर ये चीज़ मेरी मतलब समझ लें उंगली बोन है ना, तो अब ये लंबा नहीं हो सकता, थिक हो सकता। तो अगर इसके अंदर मज़ीद एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर चढ़ जाए तो ये थिक भी होगी साथ में लंबी भी होगी, तो वो थोड़ी बहुत वो वाले चेंजेस आ जाते हैं थिकनिंग की वजह से हाइट वाले, लेकिन वैसे जो वो लॉन्ग मज़ीद नहीं होती। एक चीज़ हमने ये पढ़ ली, ग्रोथ हार्मोन एक्सर्ट्स मच अफेक्ट इंटरमीडिएट। अच्छा, आपका ग्रोथ हार्मोन जो है वो इन ब्रीफ ग्रोथ हार्मोन causes the liver to form several protein called somatomedins that have the potent effect of increasing all aspects of bone growth। ठीक है, और इसका जो है ये इंसुलिन लाइक जो है वो द सोमेटोमेडिन्स ऑल्सो कॉल इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, इसलिए इसको IGFs कहते हैं। सोमेटोट्रॉप्स भी जो इनका भी इंसुलिन वाला सीन होता है, इंसुलिन लाइक उनके ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये आपके लीवर के अंदर से जो है वो प्रोटीन सेल सीक्रेट हो रहे होते हैं, जिनको सोमेटोमेडिन्स कहते हैं। अगर ये एब्सेंट हो तो आपका ग्रोथ हार्मोन कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे हमने पढ़ा था कि अगर इंसुलिन ही नहीं है तो ग्लूकोज क्या कर लेगा, मतलब आपके ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन के लिए हमारे पास इंसुलिन होना ज़रूरी है। इस तरीके से ग्रोथ हार्मोन अपना काम प्रॉपर्ली करें उसके लिए हमको सोमेटोमेडिन्स चाहिए होते हैं, जिसको हम IGFs भी कहते हैं। ठीक है, तो अब ये सोमेटोमेडिन्स जो है वो 4 तरीके के होते हैं, दे आर 4, लेकिन इसके अंदर जो सोमेटोमेडिन C है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरियर है प्रोटीन का ब्लड के अंदर। तो अगर किसी के अंदर ये नहीं है लेकिन ग्रोथ मतलब सोमेटोमेडिन C नहीं है और उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट हो रहा है तो भी वो बंदा जो है वो बोना होगा या उसका कद छोटा होगा। और ये एक तरीके की बीमारी जिसे हम पाइगमी कहते हैं, जो अफ्रीका के कुछ लोगों के अंदर होती है। मे बी फोकस चला गया आई थिंक। ठीक है, अब यहाँ पे जो है लाइफ ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, तो हमने एक अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि वो हार्मोन्स जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो जल्दी से जाते हैं ब्लड के अंदर, अपना काम करते हैं और फिर यूरिन के थ्रू या किसी भी सिस्टम के थ्रू सीक्रेट होकर फ़ौरन से ख़त्म हो जाते हैं। जबकि वो हार्मोन जो प्लाज्मा बाउंड होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होते हैं, वो बेचारे वो सुस्ती से काम करते हैं। उनकी क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब तक उनको उनका स्पेशल वन नहीं मिलेगा यानी स्पेशल रिसेप्टर नहीं मिलेगा तब तक वो काम नहीं करेंगे, वो पड़े रहेंगे। इसलिए उनकी जो लाइफ होती है, हाफ लाइफ वो ज़्यादा होती है। वो जो जल्दी यूटिलाइज हो जाते हैं वो 102 मिनट में या मैक्सिमम 1.5 घंटा या 30 मिनट या 20 मिनट के अंदर अपना काम करके फारिग हो जाते हैं। जबकि दूसरे जो होते हैं जिनको स्पेशल रिसेप्टर चाहिए होते हैं उनको लगता है टाइम ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि ग्रोथ हार्मोन तो जल्दी से जो है वो वीकली प्लाज्मा प्रोटीन से जो है वो जाके अटैच होता है, तो ब्लड के अंदर वो जल्दी से सीक्रेट हो जाता है। लेकिन वो जो सोमेटोमेडिन C जो होते हैं ना वो बहुत स्लो सीक्रेट होते हैं। और इनको ये जो है ना वो वाले जो हमने पढ़े थे दूसरे वाले प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड, तो ये वो वाले होते हैं। तो जब तक इनको इनके स्पेशल ग्रोथ हार्मोन नहीं मिलेंगे तब तक ये काम नहीं करते, इसलिए इनकी हाफ लाइफ जो है वो ज़्यादा होती है। और जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो जल्दी से रिलीज़ होता है, ब्लड के अंदर जाता है और अपनी जो सोमेटोमेडिन है उससे जाके अटैच होता है। जो इसका जो सीक्रेट होना वाला काम है वो बहुत ईजी है। इसकी हाफ लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट की होती है, 20 मिनट में अपना सीक्रेट करके काम कर देता है। जबकि सोमेटोमेडिन C जो है इसकी जो हाफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत स्लो सीक्रेट होता है, बहुत स्लो काम कर रहा होता है। इसको स्पेशल टाइप के रिसेप्टर चाहिए होते हैं जहाँ पर जाकर ये अटैच हो और फिर काम करे। सिंपल कि यानी ये कहना चाह रहा है कि ग्रोथ हार्मोन की हाफ लाइफ कम है तो सोमेटोमेडिन C की हाफ लाइफ ज़्यादा क्यों है। तो ये बात क्लियर हो गई। अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी होगी तो ये आपको हेडिंग से बात समझ में आ गई होगी। रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन एक वीडियो में पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। आधे से ज़्यादा काम हो चुका है, थोड़ी सी रहती है। द एडोलेसेंस सिक्रेशन डिक्रीजेज स्लो विद एजिंग, फाइनली फॉलिंग टू 25%। जैसे ही आप एडोलेसेंस को पहुंचते हैं आपकी जो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन जो है 25% रह जाती है, क्योंकि इसके बाद आपके बोन्स के अंदर मजीद फ्यूजन नहीं होती, तो इसकी फिर इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और इसके अंदर हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि प्री प्यूबर्टल और पोस्ट प्यूबर्टल, तो वो हम अभी इस वीडियो में नहीं है, वो टॉपिक पर हम वो जो डिस्कस ज़रूर करेंगे।
तो ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये कब रिलीज़ होता है, इसके कुछ फैक्टर्स लिखे हुए हैं। एक तो स्टारवेशन यानी जब आपने हद से कुछ दिन हो गए आपने कुछ भी नहीं खाया और प्रोटीन डेफिशिएंसी हो गई है, तो तब ये जो है वो रिलीज़ होगा। हाइपोग्लाइसीमिया, कंसनट्रेशन ऑफ फैटी एसिड्स इन ब्लड, अगर आपके ब्लड के अंदर हद से ज़्यादा फैटी एसिड्स जो है वो प्रोड्यूस मतलब आपके ब्लड के अंदर जो है वो हद से ज़्यादा ही मतलब जो ब्लड फैटी एसिड की कंसंट्रेशन जो कम हो गई है, तो भी आपको जो है वो ग्रोथ हार्मोन जो है वो सीक्रेट होगा। और अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भी ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होगा। आप एक्साइटमेंट में हैं, आपको ट्रोमा हो गया है, और अगर आप खाना खाने वाले हैं तो उससे पहले भी ग्रोथ हार्मोन जो सीक्रेट हो जाता है। इसके स्टिमुलेशन, ये जो अगर आपने टेबल याद कर लिया तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो BCQs आते हैं वो सारे यहाँ से आते हैं कि स्टिमुलेशन के 3 रीज़न स्टिमुलेशन के लिख देंगे, एक इनहिबिटेड लिखेंगे, आगे लिखेंगे अबाउट ग्रोथ हार्मोन, और जो गलत वाला है वो आपको लगाना होता है। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो ये अगर आपने याद करें तो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या बात कर रहे हैं कि नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन प्लाज्मा ऑफ एन अडल्ट इज बिटवीन, आपके एक नॉर्मल अडल्ट के अंदर आपके जो बॉडी के अंदर प्लाज्मा मतलब नॉर्मल अडल्ट के प्लाज्मा के अंदर 1.6 से लेकर 3.9 नैनोग्राम मिलीलीटर जो है वो ग्रोथ हार्मोन की कंसंट्रेशन होती है। चाइल्ड के अंदर ज़्यादा होती है क्योंकि उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है भाई ग्रोथ हार्मोन की, हम बड़े हो गए, हमें क्या ज़रूरत। और ये वैल्यूज़ बढ़ भी जाती हैं अगर बहुत लंबी स्टारवेशन है, यानी 3 से 4 दिन हो गए कुछ भी नहीं खाया, बहुत भूखे हैं। या समटाइम रोज़े के अंदर भी ऐसा होता है ना कि वो जो कुछ हमारे जो क्रिश्चियन भाई हैं वो रोज़े ऐसे रखते हैं ना, वो पूरे 24 घंटे के रोज़े होते हैं, तो उसके अंदर भी 50% से ज़्यादा जो है 50% तक पहुँच जाता है, बढ़ जाता है प्रोटीन सिंथेसिस, स्टारवेशन जो है वो अच्छे ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब इसके कुछ ग्रोथ हार्मोन के अगर इतने फ़ायदे हैं, अगर ये कम सीक्रेट होगा तो नुकसान भी होंगे, ज़्यादा सीक्रेट होगा तो फ़ायदे मतलब तो भी नुकसान होगा ना। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करने जा रहे हैं इसके बारे में। ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन जो है वो 2 फैक्टर्स कंट्रोल करता है। पहला तो ये कि आपका हाइपोथैलेमस से ये निकलता है, फिर वहाँ से निकल के जो है वो हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल सिस्टम तक जो हो जाता है। दैट ग्रोथ हार्मोन सीक्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय 2 फैक्टर्स सीक्रेटेड इन द हाइपोथैलेमस एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल वेसल्स। ये बात हमने कर ली थी। जो आपका द ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन दोनों जो है वो क्या कहना चाहिए कि पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं और 44 अमाइनो एसिड्स होते हैं दोनों के अंदर। ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बट चलें पढ़ लेते हैं। ये क्या करवाता है कि ये आपके अंदर ब्लड ग्लू जो the part of hypothalamus that causes secretion of growth hormone releasing hormone is ventromedial nucleus. This is the same area of the hypothalamus that is sensitive of blood glucose concentration causing steady of hypoglycemic states and hungers in hypoglycemic states। तो पीछे जो हमने बात पढ़ी कि वही बात है कि आपका जो GHRH है इसके पास वो एरिया जहाँ पे आपका हाइपोथैलेमस जहाँ से GHRH को सीक्रेट करवाता है ना, उसके पास एक एरिया होता है जिसको हम कहते हैं वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो गया है या फिर फैटी एसिड का लेवल कम हो गया है, फैट्स का लेवल कम हो गया है, या प्रोटीन का लेवल कम हो गया है, बहुत भूख लग रही है आपको, तो ये क्या करता है कि ये भी जो है वो आपका GHRH की सिक्रेशन करवा सकता है। एक तो हाइपोथैलेमस खुद करवाएगा, दूसरा इसके पास ये जगह होती है जिसको हम कहते हैं वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस। इसके अंदर जो है वो ये हाइपोथैलेमस जो है वो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन और हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट्स और हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट्स से जो है सेंसिटिव होता है। ऐसी जैसी कोई भी हरकत हो कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम हो गया या फैटी एसिड्स की कंसंट्रेशन कम हो गई है प्रोटीन की, तो ये जाके जो है वो क्या करता है कि हाइपोथैलेमस को एक्टिव कर देता है कि जाके GHRH को जो है वो सीक्रेट करो, मेरे अंदर जो है बॉडी के अंदर ये कमी होती जा रही है। इंपॉर्टेंट बात बस ये थी। एबनॉर्मलिटीज़ पढ़नी है, पेपर में सारी चीज़ें इसी की आती हैं। तो क्योंकि मतलब उनको ये पूछना नहीं है ना आपसे कि क्या होता है थायराइड ग्लैंड क्या होता है, इससे क्या हो रहा होता है, इनको ये बस ये पूछना है कि इससे नुकसान क्या होते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये 4 मिनट में भी कवर कर लेते हैं। एबनॉर्मलिटीज़ क्या होती हैं ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन की, इसको कहते हैं पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म। ठीक है, इसका मतलब ये है कि डिक्रीज्ड सिक्रेशन ऑफ ऑल एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, जितने भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रेशन अगर कम हो जाए तो उसकी वजह से जो बीमारियां होती हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। कम की वजह से भी डिस्कस करेंगे, और अगर किसी को मतलब डिक्रीज़ अगर पैदाइश से ही जो वो उसकी जो डिक्रीज़ है, अगर कोई मतलब इस किस्म का कोई इशू है, डिक्रीज़ भी है या इंक्रीज़ भी, तो दोनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म का मतलब ये है कि सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो उनकी
सिक्रेशन जो है वो कम हो गई है। तो यहाँ पे ये बहुत सारा डिटेल में लिखा हुआ है, बस इसके नाम से आपको पता चल गया होगा कि डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स को हम कहते हैं पेनहाइपोपिट्यूटरिज्म। ये सिर्फ डेफिनेशन पूछते हैं, तो ज़्यादा इसके बारे में नहीं पूछते। तो हम क्या करते हैं, इसी डिजीज़ पर जाते हैं। ड्वार्फिज्म क्या होता है कि अगर आपका जो मतलब ड्वार्फिज्म इसमें 2 टाइप का होता है, ठीक है, कि अगर आप के अंदर एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेशन कम हो रही है, यानी आपके अंदर ग्रोथ हार्मोन जो है वो कम सीक्रेट हुआ। अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का मकसद यहाँ पे ये है कि जितने भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं वो थायराइड भी उसके अंदर आ जाएगा, उसके अंदर लेक्टिन भी आ जाएगा, उसके अंदर गोनेडोट्रॉप्स भी आ जाएंगे। तो अगर उसकी जो है वो सिक्रेशन कम हो गई है तो क्या होगा, एक तो आप छोटा कद होगा, दूसरा क्या होगा कि ये भी हो सकता है कि वो बंदा जो है उसके जो क्या कहना चाहिए कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो या तो डेवलप हो तो वो किसी काम के ना हो। यहाँ पे ये बात हो रही है क्योंकि उसने एंटीरियर पिट्यूटरी कहा है ना, उसने सिर्फ ग्रोथ हार्मोन नहीं कहा। तो एंटीरियर पिट्यूटरी का मतलब सिर्फ ये है कि उसके अंदर जितने हार्मोन होंगे, अब उसके अंदर गोनेडोट्रॉप्स भी तो आते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में। और गोनेडोट्रॉप्स मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरी के जो वो ओवरी के जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनकी जो प्रोडक्शन है और फिर उसकी जितनी एक्टिविटीज़ है, रिप्रोडक्शन है, वो सारा काम जो है वो करवाता है। तो अब अगर इसकी भी मतलब सिक्रेशन कम है गोनेडोट्रोपिन्स की भी, तो सीधी सीधी बात है ना कि एक तो बंदा उसका कद भी छोटा होगा, दूसरा कि उसके अंदर ये कमी भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि सीक्रेट सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ गोनेडोट्रॉप्स, और क्या मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ पे नीचे लिखा हुआ था, पर 20% डू मेच्योर सेक्सुअली इन ओकेजन ऑल रिप्रोड्यूस। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ में ऐसा होता है कि सेक्सुअल फंक्शंस जो है वो प्रॉपर्ली मतलब ड्वार्फिज्म डज नॉट पास थ्रू प्यूबर्टी एंड नेवर सीक्रेट सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ गोनेडोट्रॉप हार्मोन टू डेवलप सेक्सुअल फंक्शंस। तो एक तो इसके अंदर ये होता है कि आपको प्यूबर्टी ही अचीव नहीं होती, आप बड़े ही नहीं होते, आप छोटे ही लग भी रहे होते हैं, और आपके अंदर क्योंकि गोनेडोट्रॉप्स ने काम अपना नहीं किया तो सेक्सुअल फंक्शंस करने के आप काबिल नहीं होते। लेकिन 1/3 ड्वार्फ्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर वो वैसे बस दिखने में छोटे होते हैं लेकिन सेक्सुअली वो मेच्योर होते हैं और अपना काम प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं। और इसमें एक ड्वार्फिज्म कुछ इस तरीके का होता है जिसके अंदर जो है वो मतलब ग्रोथ हार्मोन तो सीक्रेट हो रहा होता है लेकिन उसके अंदर सोमेटोमेटिन सी नहीं होता। ऐसे ड्वार्फ्स को हम कहते हैं अफ्रीकन पेजेमी या फिर लेवी लोरेंट ड्वार्फ। तो इनके अंदर क्या होता है कि जो मेन की हार्मोन है जिसने जो है वो ग्रोथ हार्मोन को यूज़ करवाना है, वही जब मतलब नहीं सीक्रेट हो रहा तो वो क्या करेंगे बेचारे। तो उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन होता है लेकिन सोमेटोमेटिन सी नहीं होता। और ये जो जितने भी हैं ड्वार्फ, जितने भी हमने ड्वार्फिज्म पढ़े हैं, इनका जो ट्रीटमेंट यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि अगर टाइम पे यानी मतलब आपकी बर्थ के कुछ टाइम बाद आपको ये बात पता चल गई कि आपको ये प्रॉब्लम है कि ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो बहुत कम क्वांटिटी में हो रहा है, तो इंजेक्शन वगैरह लगा के जो है वो आपकी मतलब प्योर ग्रोथ हार्मोन का, अगर गोनेडोट्रॉप्स वगैरह वाला मसला है तो उसके लिए हम मतलब आप बोने तो फिर बेचारे बोने ही होते हैं ना, वो कुछ नहीं फिर हम कर पाते। लेकिन अगर सिर्फ ग्रोथ हार्मोन का मसला है या सोमेटोमेटिन सी का मसला है तो हम ग्रोथ हार्मोन लगाकर इंजेक्शन के थ्रू और जो है वो हम उस बंदे को ट्रीट कर देते हैं, किसी हद तक, पूरा भी नहीं लेकिन किसी हद तक उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब एक दूसरी जाइगेंटिज्म नाम से आपको पता चल गया होगा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि बंदे का कद जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, और उसको हाइपरग्लाइसीमिया भी हो जाता है। अब एक तो कद उसका हद से ज़्यादा बढ़ गया ना, नॉर्मल बंदे से ज़्यादा कद है, अब उसका कद नॉर्मल बंदे से ज़्यादा है, उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट हो गया है, तो ऑब्वियस ही बात है कि उसकी बॉडी जो है वो, जिस तरह हमने पढ़ा था कि ग्रोथ हार्मोन का एक फंक्शन क्या था कि वो ग्लूकोज को जो है वो ग्लूकोज की जो है वो सिंथेसिस ज़्यादा करवाता है और उसको यूज़ कम करवाता है, जिसके चक्कर में पेनक्रियाज को इंसुलिन, उसको मतलब ग्लूकोज को यूटिलाइज़ करने के लिए पेनक्रियाज को इंसुलिन ज़्यादा सीक्रेट करनी पड़ती है। सही बात है ना, ये पढ़ा था हमने। तो अगर एक बंदा जाइंट हो गया है, उसको जाइगेंटिज्म हो गया है, ग्रोथ हार्मोन ने इसके ऊपर हद से ज़्यादा सीक्रेट हो गया ग्रोथ हार्मोन, जिसकी वजह से जाइगेंटिज्म हो गया, तो अब उसके अंदर भी ये तीसरा वाला फंक्शन हो रहा होगा ना कि ग्लूकोज सिंथेसिस ज़्यादा हो रही होगी, ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा सीक्रेट हो रहा होगा, स्टोर हो रहा होगा और बॉडी उसको यूज़ नहीं कर रही होगी, वो बॉडी में पड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो उसके लिए पेनक्रियाज बेचारी मेहनत कर रही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन बनाऊँ और ग्लूकोज की जाके हेल्प करूँ। अब इसके अंदर जब बंदा एक हद से ज़्यादा जाइंट हो गया है तो उसके अंदर ये वाला प्रोसीजर ग्लूकोज वाला भी ये भी ज़्यादा हो रहा होगा। अब नॉर्मली जो जाइंट लोग होते हैं उनके अंदर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो क्या करती है कि
हद से ज़्यादा जो है वो ग्लूकोज बना रही होती है और फिर पेनक्रियाज जो है इंसुलिन बना के थक जाती है और फाइनली हार जाती है। उसकी वजह से उनको डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाता है। तो जितने भी लंबे जो हद से ज़्यादा जो जाइंट लोग होते हैं, बहुत लंबे, जैसे हम पाकिस्तान में आलम चन्ना बहुत मशहूर है, तो उनको जो है वो डायबिटीज़ ज़रूर होती है और ये बीमारी उनको ज़रूर होती है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन जो है वो 3 मेन फंक्शन कर रहा होता है और जिसमें ग्लूकोज वाला जो है वो थोड़ा सा ख़तरनाक है। ठीक है, तो दूसरा हम पढ़ते हैं एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली की पिक्चर्स, एक्रोमेगैली जो एक इस रीज़न से भी होती है ना एक्रोमेगैली, कि कुछ लोग जो है वो इंजेक्शन लगवा रहे होते हैं ग्रोथ हार्मोन के और एज आपकी पूरी हो गई, अभी ये एक्रोमेगैलिक फेस है। ये आपको जो इंडिया के जो रेसलर हैं खली, उनसे थोड़ा मिलता जुलता फेस लग रहा होगा। इसमें क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है वो लंबाई में नहीं बढ़ती, लेकिन वो चौड़ाई में बढ़ना शुरू हो जाती है। यानी कि अब ये जो फेस है, ये जो इनकी चिन है वो हद से ज़्यादा बाहर निकल गई है और माथे के ऊपर, बोन के ऊपर लेयर की लेयर जमा होके जो है ना ये चौड़ा हो गया है। ठीक है, तो ये एक्रोमेगैली की एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, अगर तो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर ट्यूमर बन गया है तो ये 2 काम कर सकता है ट्यूमर, या तो बिल्कुल ही सिक्रेशन नहीं करेगा ग्लैंड की, या हद से ज़्यादा सिक्रेशन कर देगा जो आपके कंट्रोल में नहीं होगी और इसको जो है वो पूरे ग्लैंड को निकाल कर जो है वो इस चीज़ को जो है सिंपली कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसके अंदर क्या होता है, एनलार्जमेंट इज स्पेशली मार्क्ड इन बोन्स ऑफ हैंड्स एंड फीट एंड मेम्ब्रेनस बोन्स इंक्लूडिंग क्रेनियम, नोज बोन्स एंड फॉरहेड्स एंड सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस, लोअर जो बोन्स एंड वर्टिब्राई एंड वर्टिब्री। ठीक है, तो क्या होता है कि आपका जो बोन है, सारे बोन जो है वो फ्यूज़ हो चुके हैं। अब आपके अंदर फिर भी जो है वो ग्रोथ हार्मोन सिक्रिएट हो रहा है और वो क्या कर रहा है कि आपकी बोन को वो थिक किए जा रहा है। इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्रोमेगैली। इसकी मैंने आपको पिक्चर दिखाई और मैंने आपको खली का भी आपको बताया। अब एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है क्लिनिकली कि ऐसा शख्स जो, जैसे कि अगर किसी ने ये इंजेक्शन ले लिए, ठीक है, हद से ज़्यादा, तो आपको नॉर्मली जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर शुएब अख्तर हैं, अगर आप उनको गौर से देखें तो वो भी इस डिज़ीज़ का शिकार हैं। तो ये अगर जैसे ये तो नॉर्मल लग रहा था ना, अगर ये हद से ज़्यादा आपके जॉ बोन्स के अंदर एक्रोमेगैली हो गई, आपके जॉ बोन्स जो थिक हो गए, तो आपसे सही तरह बोला भी नहीं जाएगा। जिस तरह आपने अगर खली का कोई इंटरव्यू देखा हो तो उसकी आवाज़ समझ में भी नहीं आ रही होती कि वो बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, समटाइम्स तो एक्रोमेगैली ऐसी होती है ना कि आम लोगों को पता भी नहीं चलता कि एक्रोमेगैली है, और कुछ जो है वो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी इंजेक्शन लगा के या आपका जो एंटीरियर पिट्यूटरी के इनहिबिटरी इंजेक्शन लगा के उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। लेकिन समटाइम ये हद से ज़्यादा हो जाता है और इंसान जो है भयानक लगने लग जाता है, तो उसके लिए इसका ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ट्रीटमेंट करते भी हैं। और क्या लिखा हुआ है, रोल ऑफ डिक्रीज़। ठीक है, ये जो ग्रोथ हार्मोन है आपका कब इसके जो मतलब सिक्रेशन कब खुद ब खुद कम होती है, जैसे ही आप 50 साल के होते हैं या जैसे ही आपकी एज बढ़ती है, आप प्यूबर्टी को क्रॉस करते हैं, तो ये खुद ब खुद अपनी सिक्रेशन को कम कर देता है। इसको पता है कि अब जो है वो ज़्यादा नीड नहीं है। और ये हमारे सारे हार्मोन्स हो गए क्लियर। इसके आगे जो है वो ऑक्सीटोसिन और पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, जो कि हम पहले से पढ़ चुके हैं, हमने इस वीडियो में इसको कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारी वीडियो थी और चैप्टर आपका हो गया है, चैप्टर 76 ख़त्म एक वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारे हार्मोन्स भी क्लियर करवाते हैं।